Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, हमने कल के लेक्चर के अंदर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस अंडरस्टैंड कर लिया था। आज हम एनारोबिक रेस्पिरेशन का पहला मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन को भी इंशाल्लाह डिस्कस करना शुरू करेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन विच इज़ आल्सो नोन एज फर्मेंटेशन, इसको फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। इसको आप इस तरह डिफाइन करेंगे कि द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, या बल्कि इसको इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन कहना चाहिए, द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज ग्लूकोज। ठीक है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। In the absence of oxygen is called anaerobic respiration। और anaerobic respiration की दो टाइप्स हैं। anaerobic respiration की दो टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप anaerobic respiration की लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहलाती है और दूसरी टाइप को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा जाता है। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड द अदर टाइप इज नोन एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर आपको ये डिफाइन करना हो कि व्हाट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड व्हाट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो आप इस तरह डिफाइन करेंगे, द टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन विच द एंड प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड, एंड प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज द टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन विच एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके एंड पर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और इसके एंड के ऊपर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। इस तरह से आप इन दोनों रेस्पिरेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कैसे होगी। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन in which the end product is lactic acid. This is the type of anaerobic respiration in which glucose is broken down into lactic acid in the absence of oxygen. ठीक है भाई, द टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये कहाँ पाया जाता है ये प्रोसेस? दिस प्रोसेस अकर्स इन एनिमल्स एंड इन सम बैक्टीरिया। कल भी ये मैंने बात बताई थी, हाँ जी, इट अकर्स इन मसल्स ऑफ मैमल्स, जैसे ह्यूमन मसल्स में भी ये परफॉर्म होगा, एंड इन सम बैक्टीरिया। और इसके अंदर दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, दो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। वो दो स्टेप्स कौन से हैं? इट इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स। नंबर वन इज ग्लाइकोलिसिस एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड रिडक्शन। हाँ जी बेटा, तो इसमें आप देखिए कि पहला स्टेप जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन होता है इनटू पायरुवेट। ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे बाय द ब्रेक डाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस के दौरान NAD यहाँ से हाइड्रोजन गेन करके NADH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, NAD पॉजिटिव ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हाइड्रोजन गेन करेगा, यानी ग्लूकोज से हाइड्रोजन लूज हो रहे हैं, यानी ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरे लफ्जों में। ठीक है, तो ये ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन हो रही है, इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में NAD हाइड्रोजन गेन करके NADH2 बन जाता है, और मीनवाइल यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल्स भी जनरेट होते हैं। अभी हम आगे चलकर ग्लाइकोलिसिस की डिटेल पढ़ेंगे
क्योंकि ग्लाइकोलिसिस कल भी मैंने आपको बताया था कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन का भी स्टेप है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस की डिटेल क्या है ये अभी आगे चलकर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में बताया जाएगा। यहाँ पर जस्ट आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान इसके बस ये दो इवेंट याद रखने कि ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, and during this breakdown two NAD molecules are changed into two NADH molecules and two ATP molecules are also produced। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा कि टू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स इनकी रिडक्शन होगी। यही NADH2 मॉलिक्यूल्स जो यहाँ से लिबरेट हुए थे दे विल आल्सो अगेन यूज्ड टू रिड्यूस द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टेट, यानी इन NADH से दोबारा हाइड्रोजन पायरुवेट को मिल जाएंगे एंड आफ्टर गेनिंग हाइड्रोजन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट। तो आप देख रहे हैं कि एंड के ऊपर ये लैक्टेट के टू मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं। दिस पाथवे इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ये जो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है उसकी समरी इक्वेशन यूँ लिखी जाएगी कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल इसके साथ 2 NAD पॉजिटिव को रिएक्ट करता हुआ दिखाएंगे और इसके साथ ये 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बने और 2 NADH। ठीक है, इसके साथ आप चाहें तो ये 2 ADP और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को भी ऐड कर सकते हैं और रिजल्ट में 2 ATP की फॉर्मेशन भी इस इक्वेशन के अंदर शो कर सकते हैं, वो भी इसका पार्ट बन सकती है। तो ये पहला वाला स्टेप ये दरअसल ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद फिर ये जो पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ NADH रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन दोबारा इसको प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरह से पायरुवेट की रिडक्शन हो जाएगी और ये आफ्टर रिडक्शन लैक्टेट में चेंज हो जाएगा और NAD दोबारा से रिसाइकल हो जाएगा, दोबारा से ये ग्लाइकोलिसिस में यूज होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो दिस सेकंड स्टेप इज नोन एज रिडक्शन स्टेप। आप एक बात पे यहाँ पे गौर कीजिए कि असल में जो एनर्जी लिबरेट हुई है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ये ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ये ATP रिलीज हुए हैं। जो सेकंड फेज है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन फेज। इस रिडक्शन फेज में कोई एनर्जी जनरेट नहीं हुई। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस नेक्स्ट फेज? ये नेक्स्ट फेज क्यों परफॉर्म होता है? अगर एनर्जी सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में ही मिलनी थी तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस नेक्स्ट फेज? तो आपने याद रखना है कि इस नेक्स्ट फेज का दरअसल पर्पस ये है कि ग्लाइकोलिसिस के लिए NAD चाहिए और वो NAD यहाँ पर चूंकि यूटिलाइज हो गया था और NADH बन गया था, तो अब दोबारा से NAD को रीजनरेट करना है। तो इन ऑर्डर टू रीजनरेट द NAD ये सेकंड स्टेप परफॉर्म होता है, हालांकि इसमें एनर्जी कोई प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, तो दिस इज परफॉर्म्ड ओनली टू रीजनरेट द NAD मॉलिक्यूल। ये इसकी सिग्निफिकेंस है सेकंड स्टेप की, अदरवाइज एनर्जी जितनी मिलनी थी वो पहले स्टेप में मिल चुकी है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होगी आपको? तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जब ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है हमारे मसल्स के अंदर, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और इस लैक्टिक एसिड की वजह से मसल pH ड्रॉप हो जाती है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं रहता है। ठीक है, ये इसकी जो एक्यूमुलेशन है मसल सेल्स के अंदर, एक्यूमुलेशन इन मसल सेल्स, इसकी वजह से क्या होगा? इट्स एक्यूमुलेशन इन मसल सेल्स कॉजेज फटीग, उसकी वजह से फटीग कॉज होती है, causes fatigue। and what is fatigue? fatigue किसे कहते हैं? fatigue is physiological inability to contract the muscle। fatigue किसे कहते हैं? when muscle become unable to contract, the state is called fatigue। when muscle becomes unable to contract, the state is called fatigue। तो accumulation of lactic acid in muscle cells causes fatigue। उसके बाद जब हम आराम करते हैं तो आराम करने के दौरान जितना भी लैक्टिक एसिड मसल सेल के अंदर जमा हुआ होता है वो मसल सेल से निकल कर लिवर में चला जाता है और वहाँ पर उसको ब्रोकन डाउन कर दिया जाता है या दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से जब मसल सेल्स में से लैक्टिक एसिड निकल जाएगा तो मसल सेल्स रिलीफ फील करेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपने पॉइंट भी याद रखना है कि लैक्टिक एसिड मसल सेल के अंदर एक्यूमुलेट अगर हो जाए तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जी जब ये फैटीग का हो जाते तो किस तरह हम रिकवर हो जाते? बस आप आराम करेंगे तो रिकवर हो जाएंगे,
क्योंकि आराम करने की हालत में ये जितना भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ये सारे का सारा लिवर की तरफ मुंतकिल हो जाएगा, और जब ये लिवर में चला जाएगा तो आपको बिल्कुल आराम मिल जाएगा। Yes, thank you. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लैक्टिक एसिड ये अक्यूमुलेट कब होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कब होगी मसल्स के अंदर? जब हार्ड वर्क ज़्यादा करेंगे और एरोबिक रेस्पिरेशन साथ नहीं दे पाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो उस वक्त फिर ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे मसल्स में परफॉर्म होती है। जी, तो अब नेक्स्ट टाइप है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, उसे कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। Alcoholic fermentation can be defined as the type of anaerobic respiration in which glucose is broken down into ethyl alcohol and carbon dioxide in the absence of oxygen. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की अक्रेंस क्या है, ये कहाँ पर परफॉर्म होगा? अक्रेंस, तो आपने इसमें अक्रेंस बतानी है यीस्ट सेल्स, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है, यीस्ट सेल्स। और इसके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? स्टेप्स इन्वॉल्व्ड आर 3। नंबर 1 ग्लाइकोलिसिस, हाँ जी। नंबर 2 डीकार्बोक्सिलेशन, वेल डन, एंड देन रिडक्शन। यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन किसकी हो रही है? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट्स। और रिडक्शन किसकी हो रही है? रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। और इसके मुकाबले में जो अभी हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखी उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस के बाद डायरेक्टली रिडक्शन थी, लेकिन रिडक्शन किसकी हुई थी? रिडक्शन ऑफ पायरुवेट। ठीक है, ये पिछले केस में आपने याद रखना है, इसमें ग्लाइकोलिसिस के बाद जो रिडक्शन फेज था, रिडक्शन किसकी हुई थी? पायरुवेट की। बट इसके अंदर रिडक्शन किसकी हो रही है? रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। ये देखिए, इसका आपको पाथवे नजर आ रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस में एज यूजुअल वही ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज के इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, एंड ड्यूरिंग दिस ब्रेक डाउन 2 NAD मॉलिक्यूल्स आफ्टर गेटिंग 2 हाइड्रोजन्स आर कन्वर्टेड इनटू NADH। हर NAD मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन गेन करता है और इस तरह से ये NAD से NADH प्लस H या NADH2 बन जाता है। और जबकि ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होने के दौरान जो एनर्जी लूज करता है वो एनर्जी 2 ATP बनाने में यूटिलाइज होती है। उसके बाद अब ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हैं इनकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी। दिस इवेंट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। पहला इवेंट ग्लाइकोलिसिस था, दूसरा इवेंट डीकार्बोक्सिलेशन आप देख रहे हैं। और इस डीकार्बोक्सिलेशन के बाद एसिटाल्डिहाइड्स प्रोड्यूस होंगे और एसिटाल्डिहाइड्स अब ये कन्वर्ट होंगे एथेनॉल के अंदर, ये इथाइल अल्कोहल के अंदर। और एसिटाल्डिहाइड की ये कन्वर्जन दरअसल रिडक्शन इवेंट है। यहाँ पर ये रिडक्शन इवेंट परफॉर्म हुआ। रिडक्शन के लिए NADH जो ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस हुए थे ये यूटिलाइज हो जाएंगे और ये NAD में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से एसिटाल्डिहाइड एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी जो असल एनर्जी यील्डिंग स्टेप है वो कौन सा है? वो ग्लाइकोलिसिस है। तो फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नेक्स्ट 2 स्टेप्स? ये डीकार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन इवेंट क्यों परफॉर्म हुआ? तो दरअसल इन दोनों इवेंट की जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि NAD को रीजनरेट करने के लिए ये बकाया इवेंट परफॉर्म हुए। असल एनर्जी यील्डिंग स्टेप ये इसका ग्लाइकोलिसिस है, जिसमें आप देखें ATP के 2 मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए हैं। यहाँ पर इसकी अगर हम इक्वेशंस बनाएं तो आप देखिए ग्लाइकोलिसिस की इक्वेशन इस तरह से बनेगी, वही जो पहले आपको बना के दिया है। ग्लाइकोलिसिस यूँ परफॉर्म होगा और उसके बाद फिर पायरुवेट, इसकी ये आपको रिडक्शन भी दिखाई जा रही है और साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी यहाँ पे शो की जा रही है। तो रिडक्शन एंड डीकार्बोक्सिलेशन ये दोनों इवेंट यहाँ पे इस इक्वेशन में दिखाए हैं, रिडक्शन एंड डीकार्बोक्सिलेशन।
ठीक हो गया भाई, आपको ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी क्लियर हो गई। यस सर। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपने देखा होगा कि ये कभी जो बेकरी आइटम्स होते हैं ना, बेकरी आइटम्स जैसे पिज़्ज़ा बनाते हैं, केक बन्स वगैरह बनाते हैं, तो उसकी पिज़्ज़ा की जो डो बनाई जाती है या फिर बन या ब्रेड वगैरह की डो बनाई जाती है, उसके अंदर यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। तो यीस्ट सेल उस पिज़्ज़ा डो के अंदर या बन के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अल्कोहल एक वोलेटाइल कंपाउंड है, वो ब्रेड में से या पिज़्ज़ा डो में से वो एवोपरेट कर जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो पिज़्ज़ा डो इस तरह से फूल के ऊपर आ जाती है, या बन जो है वो भी इस तरह फूल जाता है। तो वो बन के अंदर या ब्रेड के अंदर ये आप देखते हैं जो उसके अंदर ये एक्सपेंशन हो रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों चीज़ें फिर वो ब्रेड के अंदर नहीं रहती हैं। ब्रेड जब हम लेकर आते हैं मार्केट से, तो ब्रेड में कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल दोनों निकल चुके होते हैं, तो ये फिर सिर्फ वो ब्रेड का टेक्सचर आपको सॉफ्ट नज़र आएगा। तो ये थी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.